हेलो स्टूडेंट्स, मैं तन्वी आप सभी की रीजनिंग मेंटर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं आज के इस बढ़िया से सेशन में, जिसमें कि मैं डिस्कस करने वाली हूं इनइक्वालिटीज का चैप्टर। और पूरा चैप्टर एक ही क्लास में हम कवर करेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बैंकिंग में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, चाहे वो पीओ का प्रीलिम्स हो या फिर क्लर्क का प्रीलिम्स हो, इसके 3 या 4 या 5 सवाल आते ही आते हैं। ज्यादातर इसके 5 सवाल आते हैं, बट कभी कभार 5 की बजाय वो 3 भी डाल देते हैं, तो कम से कम 3 तो मान के चलो आने ही आने हैं। तो बच्चे, एक और बात है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो स्कोरिंग बहुत है। इसके अगर 5 सवाल आपके पेपर में है तो आपको पता है उन 5 सवालों को हल करने में आपको कितना समय लगता है? सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 5 सवालों का आंसर आ जाता है। तो अब प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस में क्या होती है? प्रॉब्लम बच्चों की ये होती है कि वहां पे इतनी सी भी अगर कंफ्यूजन रह गई तो क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर जो चीज आपकी जल्दी सॉल्व होने की क्षमता रखती है उस चीज में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गलती क्यों होती है? बेसिक में कोई एक आधा पॉइंट बच्चे को कंफ्यूजन है या बेसिक में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि देखो, बेसिक किसी भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आगे सब कुछ बहुत आसान है, पर अगर बेसिक में ही कुछ गड़बड़ है तो आगे क्वेश्चंस के आंसर भी गलत आ सकते हैं, कंफ्यूजन भी हो सकती है, आपकी स्पीड भी स्लो हो सकती है। तो इसीलिए आज मैं इस टॉपिक में सबसे पहले आपको इसका पूरा बेसिक बताने वाली हूं, ताकि आगे जब हम क्वेश्चंस करें और आपके जो आंसर्स है आप खुद देखेंगे कि धड़ाधड़ सारे सवालों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो बैंकिंग के अलावा एसएससी में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, और रेलवेज और जितने भी आप पुलिस एग्जाम्स देखोगे, सभी एग्जाम्स में अदर देन बैंकिंग, सभी एग्जाम्स में ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी अच्छा आता है। बाकी एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन और नॉर्मली बहुत इजी सवाल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक को, जो कि आपको पेपर में 3 से 5 नंबर डेफिनेटली दिलाएगा। तो देखिए, इसमें हमने डिस्कशन क्या करनी है। सबसे पहले तो देखिए, हमने यहाँ पे साइंस को पहचानना है। वही मैंने बोला, सारी गड़बड़ी बेसिक की है। अब जब मैं बेसिक कराऊंगी, अगर आपको लगता है कि बेसिक बातें तो हमें पता है, बच्चे बेसिक बातें नहीं पता है, इसीलिए तो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ये बेसिक ध्यान से सुन लो, आगे की चीज, आगे की आपकी जो जर्नी है बड़ी आसान होने वाली है। देखो, आप जब भी किन्हीं दो को कंपेयर करते हो, अब अगर मैं 2 फिंगर्स को कंपेयर करूं तो एक फिंगर का साइज बड़ा होगा, दूसरी का या तो बड़ा होगा या दोनों का साइज बराबर होगा। तो जब भी आप किन्हीं 2 चीजों को कंपेयर करोगे, या मेरे दोनों हाथों में कोई अलग अलग चीज पड़ी, अगर मैं उसका वेट कंपेयर कर रही हूं, या तो ये चीज भारी होगी या ये चीज भारी होगी, या दोनों बराबर होंगी, है ना। तो कंपैरिजन का रिजल्ट क्या होता है? कभी भी आप जब कंपैरिजन करेंगे तो रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन क्या है कि या तो ग्रेटर होगा, ठीक है, या फिर स्मॉलर होगा, या फिर इक्वल होगा। और इनके ना पहचानने के कुछ साइन होते हैं। साइन क्या है? ग्रेटर का साइन ऐसे बनता है, स्मॉलर का साइन ऐसे बनता है, और इक्वल का साइन ऐसे बनता है। अब साइन तो आपने पहचान लिया, पर जब इस साइन के आगे पीछे वेरिएबल लिखा जाता है तो हमने उसको कैसे समझना है? क्योंकि आप लोगों की एक गलत हैबिट है कि आप लोग सिर्फ साइन को देखते हैं, आप ये देखते ही नहीं कौन सा वेरिएबल है। वहीं से गलतियां शुरू हो रही हैं। आप लोग जो है, जैसे कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, तो अब इसको कई बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मैम ग्रेटर लिखा है, मुझे पता है ग्रेटर लिखा है, पर आपने इसको ऐसे नहीं समझना ग्रेटर लिखा है, आपने ये इस तरीके से समझना है कि किसको ग्रेटर बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ए इज ग्रेटर, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो बच्चे बोल देते मैम स्मॉलर लिखा है। नहीं, आप इसको या तो हमेशा ऐसा देखो, ग्रेटर कौन है, तो आप यहां पे देखो, जिधर को साइन का मुंह खुला होता है। बचपन में आपको स्कूल में टीचर्स ने कहानी भी सिखाई होगी कि ये एक मगरमच्छ का मुंह है,
दोनों तरफ उसको कुछ दिख रहा है खाने को, और जो चीज बड़ी है उधर ही वो अपना मुंह खोलेगा। तो जिधर को इसका मुंह खुला होता है वो वेरिएबल बड़ा है। ठीक है, तो बी जो है वो ग्रेटर है, तो यहां पे ग्रेटर कौन होगा? बी ग्रेटर होगा। समझ रहे हो? तो पहले तो ये आदत बना लीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन लग रहा है। आप हमेशा ये देखोगे कि आपको वो क्या बोल रहा है, आपको किस वेरिएबल को ग्रेटर बोल रहा है। और अगर आपको ऐसा बोला जाए तो ये तो सिंपल मतलब है कि दोनों के दोनों इक्वल है। तो अभी आदत बना लो कि हमेशा देखोगे किसको ग्रेटर बोला जा रहा है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं ये वाले साइन की, तो बच्चे ये वाला साइन हो या फिर ये वाला साइन हो, इनका क्या मतलब है? देखो, अब जब दो साइन एक साथ आते हैं बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं मैम ग्रेटर भी है इक्वल भी है। समझ के करो, रीजनिंग लॉजिक है, लॉजिक लगाओ। अगर मान लो मैं ए को 8 बोलूं और बी को मैं 5 बोलूं, तो 8 और 5 में 8 बड़ा है। अब ये सोचो, क्या ऐसे कोई दो नंबर्स हैं जिसमें कोई एक नंबर को आप ये भी बोल दो कि वो बड़ा भी है और बराबर भी है? एक ही चीज हो सकती है ना, कि कोई नंबर या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी इस प्रकार दो साइन एक साथ आएंगे, वो डाउट है, वो रिप्रेजेंट करता है डाउट। ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी कॉमन मिस्टेक है बच्चों की। यहां पे जब भी दो साइन एक साथ लिखे होते हैं, उसका मतलब होता है कि वो ये कहना चाहता है कि या तो ए और बी में ए बड़ा होगा या फिर ए और बी दोनों के दोनों बराबर होंगे। होगी कोई एक ही चीज, पर जो भी होगा इनमें से कुछ एक होगा। ठीक है, और यहां पे अगर मैं देखूं तो इसका मतलब क्या है कि या तो बी बड़ा होगा या फिर ए और बी दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, या तो आपका बी बड़ा होगा या फिर दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो मतलब दोनों चीजें नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक चीज होगी। ठीक है, बट कौन सी होगी वो हमें नहीं पता। ठीक है, पर जो भी होगा इनमें से ही कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का साइन आता है, वहां पे कई बच्चे बोल देते हैं कि एंड, कि मैम ग्रेटर भी ठीक है, बी ग्रेटर भी ठीक है, इक्वल भी ठीक है। नहीं, इसका मतलब होता है कि इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है। आप इसमें यहां पे ये नहीं बोल सकते कि ये और ये दोनों के दोनों करेक्ट है, यानी कि आप इसके बीच में एंड नहीं लगा सकते। अगर आपने एंड लगा दिया, उसका तो मतलब ये होगा कि आप कहना चाहते हो कि ये दोनों बिल्कुल सही है। तो ये दोनों बिल्कुल सही नहीं है, ये दोनों संभावनाएं हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो जब भी इस तरह का साइन आता है वो रिप्रेजेंट करता है डाउट, कि हमें यहां क्लैरिटी नहीं है, हमें यहां कंफ्यूजन है कि बी और ए में बी भी बड़ा हो सकता है, बी और ए बराबर भी हो सकते हैं, बट क्या है दोनों में से सही वो हमें नहीं पता। होगा इनमें से कोई एक ही, बट कौन सा सही है ये हमें नहीं पता। तो बच्चे ये तो थी आपकी साइन की पहचान। अब आपके पेपर में क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से आता है कि आपको वो बोलेगा, एक स्टेटमेंट देगा, इक्वेशन होगी, आपको उस इक्वेशन को समझना है, और नीचे 2 कभी 3 कभी 4 कंक्लूजन दिए होंगे, और वो ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में आपको बताने होंगे कि कौन से वाला सही है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस करने से पहले कुछ रूल्स मैं आपको सिखाऊंगी, वो रूल्स ध्यान से सुनिए, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस जो आप फेस करेंगे, उन सिचुएशंस में आंसर क्या निकालना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, 4 सिचुएशंस है, जिसमें पहली सिचुएशन में मैं बात करूंगी सेम साइन की। हाँ जी, पहली सिचुएशन में हम बात करेंगे सेम साइन की। अब सेम साइन का रूल क्या कहता है देखिए। हाँ जी, सेम साइन का रूल क्या कहता है देखिए, अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार इक्वेशन दी है और मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए ए और डी में क्या कंक्लूड होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, तो एग्जाम्पल ले रही हूं, ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी बातें। ए को सपोज मैंने ले लिया 5, बी जो है वो ए से बड़ा है, तो बी कितना होगा 6, सी जो है वो बी से बड़ा है, तो सी कितना होगा 7, डी सी से बड़ा है, तो डी कितना होगा 8। तो 5 और 8 का अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो बच्चे 5 और 8 के कंपैरिजन में आपका जो ग्रेटर है 5 और 8 में डी ग्रेटर आ रहा है, क्योंकि 8 ग्रेटर है। तो ये तो मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल लेके समझा,
बट अब रूल क्या बना हमारा, यहाँ पे अब हमारा रूल क्या बनता है, देखिए रूल सिंपल है कि जब हमें जिसके बीच में कंक्लूड करना है। अच्छा, एक बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, अब वो ए डी का कंक्लूजन आपको बताना है तो क्या करते हैं, इधर ए के साथ वाला देखते, इधर डी के साथ वाला देखते, बीच का देखते ही नहीं। क्यों भाई, ए और डी का देख रहे हो ना रिलेशन, तो ए और डी के बीच में जो सब आ रहा है सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 साइन है ए और डी के बीच में, और ये तीनों के तीनों सेम है, तो जब एक सेम साइन आपको दिखेगा तो वही आपका आंसर होता है। और यहां पे हमारा रूल क्या बनता है, देखिए, व्हेन एग्जैक्टली सेम साइन रिपीट्स, then such sign will be your final answer। यानी कि चाहे कोई भी साइन हो, पर जब एक ही साइन बार बार दिखता है तो वही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन है। तो अब हम समझ आएंगे इक्वेशन में अगर मुझे एक ही साइन दिख रहा है मतलब वही कंक्लूड कर दो, ठीक है जी। तो ये था आपका पहला रूल और पहली सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, आगे बढ़ेंगे अब हम सेकंड सिचुएशन की तरफ, जिसमें कि हम बात करेंगे कि अगर इक्वल टू आ रहा है, अगर इक्वल टू आ रहा है तो इसका हमें क्या करना है। अगर इक्वल टू आ रहा है तो इसका हमें क्या करना है। तो देखिए यहां पे मान लीजिए आपको मैं ये इक्वेशन दूं और आपसे पूछूं कि ए और सी में क्या कंक्लूड होगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो आपका ए की वैल्यू जो है वो 5 है, बी जो है वो ए से छोटा है, तो बी कितना होगा 4, बी और सी बराबर है तो सी कितना होगा 4। तो 5 और 4 के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो 5 बड़ा है तो ए ग्रेटर होगा, ये कंक्लूड हो रहा है। अब ये मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल देके दिखाया है। अब इसको बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं ए और सी का कंक्लूजन है, थैला पकड़ो, इसको बीच में डालो, इसके बीच में डालो और कंक्लूड कर देते हैं मैम ये आएगा एसी में। भाई गलत है ये। हम कोई वो सब्जी मंडी शॉपिंग करने थोड़ा जा रहे हैं कि जो जो दिख रहा है सबको थैले में डालो और आंसर कर दिया, फिर तो 2 मिनट में चैप्टर खत्म। जो जो दिख रहा है सबको जोड़ के लिख दो आंसर में। लॉजिक लग रहा है और लॉजिक आपके सामने है। मैंने तभी तो एग्जाम्पल लिया कि अगर आप यहाँ पे 5 और 4 को कंपेयर कर रहे हो, आपके सामने है सब कुछ, तो 5 और 4 में 5 ही बड़ा है बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनल जो है वो ये होगा। अब इसमें हम रूल क्या सीखते हैं, तो देखिए इसमें हमारा क्या रूल है जो हमने सीखा। इसमें हम ये रूल सीखते हैं कि इक्वल, देखो ये वाला इक्वल जो होता है, इक्वल इज ऑलवेज इग्नोर्ड। इक्वल को हम हमेशा इग्नोर करते हैं। इक्वल इज ऑलवेज इग्नोर्ड बिफोर, पहले ही इग्नोर कर दो। किससे पहले, बिफोर अप्लाइंग एनी फर्दर रूल। सबसे पहला काम आपके सवाल में यही होना चाहिए कि आप लोग इक्वल को भगा दो। हमें इक्वल की जरूरत ही नहीं है। इक्वल कोई कंपैरिजन थोड़ा कर रहा है, वो तो कह रहा है दोनों बराबर है। तो बच्चे दोनों बराबर है, उससे कोई रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन नहीं आ रहा, ठीक है। उससे नहीं पता लग रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो इक्वल होता है, और सबसे मेन बात ये वाला इक्वल, ये इक्वल जो अकेला होता है, इस वाले इक्वल को भगाने को नहीं कह रहा, इसकी नहीं बात कर रहा, ये एक अलग साइन हो गया। ये वाले इक्वल की बात कर रहा है, इसको भगाओ। तो यहां पे अगर आप देखो ए और सी में ये वाले इक्वल को अगर मैं हटा दूं तो फिर तो बस यही बचता है, और फिर जो बच रहा है वही आपका आंसर है। तो ए और सी में आपका क्या कंक्लूड होगा, दैट ए इज ग्रेटर। तो ये तरीका है हमारा इक्वल को डील करने का, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो अब ये हमारा सेकंड रूल था। अब ये जो 2 रूल्स हमने सीखे हैं, इसके बेसिस पे आपको एक बात बताती हूं। देखिए अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं, देखो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए।
और मैं आपसे पूछूंगी जी और ए में क्या कंक्लूड होगा, तो आप क्या करेंगे? हाँ जी, देखिए आप इक्वल को इग्नोर करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद ये बचा, ये बचा और ये बचा, और ये जो तीन बच रहे हैं तीनों पे गौर करिए, ये तीनों आपके सेम साइन है, और ये तीनों किसकी तरफ ग्रेटर है? ए की तरफ ग्रेटर है। तो इधर ए किधर है? यहां पर, तो ए की तरफ आएगा ग्रेटर इक्वल। अब आपको यहां पे ये भी समझ आ गया होगा कि दोनों रूल्स को यूज कैसे करना है, और ये भी समझ आ गया होगा कि क्यों मैं आपको कह रही थी कि हमेशा ये देखो कौन सा वेरिएबल ग्रेटर है। क्योंकि अब देखो यहां पे मैंने जी को शुरू में लिख दिया और ए को बाद में लिख दिया, जबकि वहां ए पहले था। तो यहां पे बच्चे गलती कर देते थे जो वेरिएबल नहीं देखते थे, पर अब अगर आप वेरिएबल को देख के सॉल्व करेंगे तो आपकी ये गलती नहीं होगी, क्योंकि आप देख ही इस तरीके से रहे हो कि ग्रेटर मुंह किसकी तरफ खुला है? ए की तरफ, तो मुझे इधर भी ए की तरफ मुंह खोलना है। तो आई होप ये दो रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बैंकिंग फाउंडेशन बैच में एडमिशंस ओपन है। तो अगर आप 2026 में बैंकर बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि 2026 बहुत ही बेहतरीन साल है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। एसबीआई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है 18,000 रिक्रूटमेंट्स तो एसबीआई अकेला कर रहा है। उसके अलावा आईबीपीएस की वैकेंसीज अलग, उसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसीज आनी है, देन इंश्योरेंस की वैकेंसीज आनी है। तो ये सभी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से हाईएस्ट लेवल तक, ताकि आप पीओ और क्लेरिकल दोनों लेवल कवर कर सको और प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर सको, तो आपको हमारे इस बैच को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्योंकि हम इस बैंकिंग फाउंडेशन बैच में आपको आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक, आईबीपीएस जो कि एक कॉमन पेपर लेता है सभी बैंक्स का एक्सेप्ट एसबीआई, एसबीआई का एग्जाम और आरबीआई का एग्जाम, और इसके अलावा इंश्योरेंस के भी सभी एग्जाम्स, तो इन सभी एग्जाम्स की पीओ क्लेरिकल दोनों की तैयारी आपकी एक ही बैच में हो रही है। क्योंकि इन सभी एग्जाम्स का सिलेबस सेम है, फर्क सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का है, किसी पेपर में आसान आता है, किसी में मुश्किल आता है। तो हम आपको सारा सिलेबस करवा देंगे और हर चैप्टर लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल तक करवाया जाएगा, ताकि आप सभी एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सके। तो ये बैच आपका लाइव रहेगा और साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और हमारी जो क्लासेस है वो 5 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे आपकी कोई क्लास मिस ना हो, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि 5 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि 5 दिसंबर को जो आपकी पहली क्लास है हर सब्जेक्ट की, आप उसको अटेंड कर सके और साथ साथ डेली आपकी क्लासेस जो है वो अटेंड हो सके। ओके, और यहाँ पे ये हमारी पूरी टीम है जो मिलकर आपका बैंकर बनने का सपना पूरा करेगी। कोर्स की वैलिडिटी है 1 साल, और ये बैच हमारा जो 4999 का है, अभी फिलहाल 10 दिसंबर तक के लिए हमने इस बैच को कर दिया है 1599 का। तो इतना बड़ा बैच जिसमें एक ही बैच में इतने सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, आपको मिलता है सिर्फ 1599 का, अगर आप 10 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और हम इस बैच में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा 10 मॉक टेस्ट भी देंगे जो कि बिल्कुल फ्री होंगे प्रीलिम्स के। ऐसे ही 10 मेंस के मॉक टेस्ट फ्री हम प्रोवाइड करेंगे। क्लास की पीडीएफ जो है जो हम पढ़ाएंगे उसकी पूरी पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा प्रीलिम्स और मेंस का। और हमारी जो पूरी टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का बैंकर बनने का सपना पूरा किया है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सभी टीचर्स को, और 1 ईयर वैलिडिटी है। आप एक ही क्लास को जितनी मर्जी बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जितनी मर्जी बार रिकॉर्डिंग रिवाइज करते रहिए, आप कर सकते हैं। 1 साल तक आपका पूरा बैच ओपन होगा, आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स को बार बार देख सकते हैं, पीडीएफ आपकी अवेलेबल रहेगी, टेस्ट अवेलेबल रहेगा, सब कुछ 1 साल तक आपका अवेलेबल होगा। ओके, तो जो बच्चे ये सपना पूरा करना चाहते हैं, जल्दी से कैरियर मिल की ऐप पे जाइए और इस बैच में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और 5 दिसंबर से तैयारी को स्टार्ट कर देना। मैं आपको 5 दिसंबर को क्लासेस में मिलूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनइक्वालिटीज के हमने 2 रूल समझ लिए। पहला रूल क्या था हमारा?
सेम साइन का सेकंड रूल था हमारा इक्वल टू का। अब थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल है कॉमन साइन। चलिए कॉमन साइन का रूल देखेंगे अब हम। कॉमन साइन के रूल में देखो, अगर मैं ये चीज दूं आपको और आपसे पूछूं कि बताइए ए और सी में क्या कंक्लूड होगा, तो देखिए ए को सपोज मैंने लिया 5, बी जो है वो ए से बड़ा है तो सपोज मैंने लिया 6, सी जो है वो बी से बड़ा है तो सी को मैंने ले लिया 7, या फिर सी और बी बराबर है तो फिर सी को हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं 5 और 7 को कंपेयर करूं तो 7 बड़ा है, और अगर मैं 5 और 6 को कंपेयर करूं तो 6 बड़ा है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि ए और सी में ग्रेटर कौन है, सी ही ग्रेटर है। ठीक है, तो यहां पे फाइनल आंसर भी यही होगा, दैट सी इज ग्रेटर। पर ये हमने पूरा मतलब कहते हैं ना शेर की खाल निकाल दी तो हमने पूरा एग्जाम्पल लेके किया। पेपर में इन चीजों का टाइम नहीं है, पेपर के लिए हमें चाहिए ट्रिक। मैं क्या बोली थी, 1 मिनट में 5 सवाल होते हैं, 1 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं, 40 सेकंड में ही हो जाते हैं। तो वो अगर करना चाहते हो तो अब ट्रिक जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जब भी आपके पास, देखो पहले तो ये समझो कौन सी सिचुएशन है, व्हेन नॉन सिमिलर साइन with same direction, with same direction repeats, then common of such signs will be your फाइनल आंसर। क्या मतलब है इसका, देखो मैंने आपको यहां क्या बोला, नॉन सिमिलर, कि देखो ये दोनों साइन सेम है, बिल्कुल भी नहीं, पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, साइन सेम नहीं है पर दोनों इधर की तरफ ग्रेटर है। तो जब साइन सेम नहीं होते हैं, उनकी डायरेक्शन सेम होती है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इनका कॉमन लेते हैं। तो अगर हम इनका कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, सी इज ग्रेटर। यहां पे फिर हमारा क्या आएगा, दैट सी इज ग्रेटर। ठीक है, कॉमन तो यही निकलता है। तो अब यही चीज उसने बोली, देखो पहली सिचुएशन क्या थी कि जब साइन ही सेम है, वही आंसर हो गया। दूसरी सिचुएशन क्या थी कि जब इक्वल है उसको भगा दो, जो बचेगा फिर देख लेना क्या होगा। तीसरी सिचुएशन क्या है, जब साइन सेम नहीं है पर उनकी डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ ग्रेटर है, तो ऐसे में हम उनका कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब जो मुझे दोनों में दिख रहा है, तो ये चीज तो मुझे दोनों में दिख रही है ना, तो यही आपका कंक्लूड हो जाएगा, इसीलिए तो सी ग्रेटर आया है। तो ये था हमारा थर्ड रूल। अब इसमें एक और बात बताती हूं, देखो कॉमन साइन लोगे तो आंसर आपका ग्रेटर या स्मॉलर ही आ सकता है, कॉमन साइन लेकर इक्वल कभी भी नहीं आता, क्योंकि इक्वल में मैंने क्या बोला था, इक्वल को भगा दो आगे बढ़ने से पहले। तो जब आप इक्वल को शुरुआत में ही भगा दोगे तो वो बचेगा ही नहीं, और वो बचेगा नहीं तो कॉमन कहां से होगा। तो इक्वल कभी भी कॉमन नहीं होता, कॉमन साइन के रूल से आपका आंसर आता है या तो ग्रेटर का या फिर स्मॉलर का। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला और आखिरी सिचुएशन है, बट सबसे खतरनाक सिचुएशन है, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो फोर्थ सिचुएशन मैं बता रही हूं ना, ये आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाली, और इस पे जो मिलेगा वो जो है 1 सेकंड की बात है, और मैं आपको वहां पे एक चीज खोल के बताने वाली हूं। तो वो आखिरी सिचुएशन है वो ऑपोजिट साइन की। देखिए बैंकिंग एग्जाम जो होते हैं ना, चीजें बड़ी डीप आ जाती हैं, तो चीजें आपको पता हो ये बहुत जरूरी है। ऑपोजिट साइन का मतलब क्या है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं और आपसे पूछूं कि बताइए ए और सी में क्या कंक्लूड होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए और सी में क्या कंक्लूड होगा, तो देखिए यहां पे ए बी में क्या रिलेशन है, बी ग्रेटर, बी और सी में क्या रिलेशन है, बी ग्रेटर, है ना। तो ए और सी में क्या कंक्लूड हो रहा है, क्या समझ आ रहा है। अब यहां पे मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर जगह क्या बोल देते हैं, ऑपोजिट साइन है तो इसका कंक्लूजन गलत होगा, पर मैं आपको ये बोलने नहीं वाली। लॉजिक जानो ना, क्यों गलत होगा,
गलत हो रहा है, ऐसी क्या सिचुएशन है जो गलत हो रहा है? तो हर चीज का कारण आपको पता होना चाहिए। देखो मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को रटवाती हूं चीजें, बट ऐसे नहीं रटवाती कि बस रट लो। हर चीज का पहले मैं कारण बताऊंगी कि ये चीज इस वजह से हो रही है। जब आप कन्विंस हो जाओगे, लॉजिक जान लेंगे, तब कहूंगी कि अब आप चाहे लर्न कर लो, ताकि पेपर में आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सको। ठीक है, बट हर चीज का कारण भी तो पता हो ना, ऐसे रट्टे थोड़ा मारते रहोगे। लॉजिक के बिना रट्टा कोई फायदा नहीं होता। जब रट्टा मारने से पहले उस चीज का लॉजिक पता होगा ना, तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। तो चलिए अब लॉजिक देखते हैं इसका। ए की वैल्यू सपोज 5 है, बी जो है वो ए से बड़ा है, तो बी कुछ भी हो सकता है। मैंने सपोज 8 ले लिया। अब सी जो है वो बी से छोटा है, तो सी आपका 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इस 5 को 1 2 3 4 से कंपेयर करूं तो ए ग्रेटर है। अगर मैं इस 5 को 5 से कंपेयर करूं तो दोनों बराबर हैं। अगर मैं इस 5 को 6 7 से कंपेयर करूं तो सी ग्रेटर आ रहा है। तो मतलब क्या निकला कि जब ऑपोजिट साइन है तो ए और सी में हम रिलेशन नहीं बता पा रहे, क्योंकि ए और सी में ए भी बड़ा हो सकता है, ए और सी में सी भी बड़ा हो सकता है, या फिर दोनों बराबर भी हो सकते हैं। बच्चों को जब भी मैं पूछती हूँ ना, हाँ जी ऑपोजिट साइन क्या मतलब है, रट्टा मारा होता है, नो रिलेशन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। नो रिलेशन क्या रट्टा मारा है, मतलब समझिए कि यहां पे ए और सी में 3 संभावनाएं बन रही हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑपोजिट साइन होता है वहां पे ए और सी का रिलेशन नहीं पता लग रहा, तो ऐसे में हमारी जो 3 संभावनाएं हैं उसकी वजह से ईदर और भी लग सकता है। तो वो चीज मुझे आज आपको बतानी है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब भी ऑपोजिट साइन है तो वहां पे आपकी 3 संभावनाएं होंगी। अब यहाँ पे कई बच्चे अभी तो कन्विंस्ड है, बाद में मुझे पता डाउट पूछते हैं, क्या कहते हैं, मैम इक्वल तो दिख नहीं रहा, फिर आपने क्यों लिखा है? फिर वही बात, थैला लेके मंडी थोड़ा जा रहे हो कि चलो ये भी डाल दिया ये भी डाल दिया, इक्वल दिख नहीं रहा तो यहां क्यों आ गया? ये तो लॉजिक से आया। 5 और 5 बराबर नहीं आया, लॉजिक था ये। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब ये डाउट आपके जो आते हैं ना बच्चे, मेरे को ना ऑलरेडी 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो आपके खतरनाक से खतरनाक डाउट के बारे में मैं जानती हूँ। और मैं अपनी हर क्लास में, हर बैच में, हर टॉपिक में डे 1 रखती हूँ, सिर्फ उस टॉपिक का बेसिक करवाने के लिए, ताकि वो जो सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं ना वो पहले दिन ही खत्म हो जाए। वो सिली मिस्टेक्स होती क्यों है? क्योंकि बेसिक में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो वो सिली मिस्टेक्स आपकी खत्म हो जाएगी अगर पहले दिन बेसिक की क्लास अच्छे से लगाएंगे तो। ठीक है, चलिए तो यहां पे 3 संभावनाएं बन गई। अब यहां पे हमने क्या सीखा कि जब ऑपोजिट साइन होता है तो वहां पर आपकी बनती है 3 पॉसिबिलिटीज हमेशा। कौन सी 3? मतलब मैं चलो ए और सी को ही बेस ले लेती हूं कि ए और सी में या तो ए ग्रेटर है, या फिर ए और सी में सी ग्रेटर है, या फिर ए और सी दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है, ये 3 संभावनाएं बनती हैं। आई होप ये बात आप सबको समझ आ गई होगी, और यही आखिरी सिचुएशन थी। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी क्वेश्चंस भी आपको बना के दिखा देती हूं। जैसे कि अगर इस तरह से ऑपोजिट साइन हो, या फिर इस तरीके से हो, या फिर इस तरीके से हो, ठीक है, इक्वल चाहे दोनों में ना हो, इक्वल चाहे दोनों में हो, और इक्वल चाहे किसी एक में हो। ठीक है, तो इस केस में भी, इस केस में भी, और इस केस में भी आपकी 3 पॉसिबिलिटीज ही बनेंगी। आपकी 3 पॉसिबिलिटीज ही बनेंगी। ठीक है, तो यहां पे आपका जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज वही 3 है, ए सी में ए ग्रेटर, या सी ग्रेटर, या दोनों इक्वल। अब कई बच्चे मुझे कह देते हैं मैम यहां तो दोनों में इक्वल है, तो ये इक्वल गारंटी है ना? ऐसे नहीं, ऑपोजिट साइन आ गया, इक्वल चाहे दोनों में ना हो, इक्वल चाहे किसी एक में हो, और इक्वल चाहे आपका दोनों में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिट साइन 3 संभावनाएं फिक्स है। ओके, अब इसके बाद अब आप कहोगे कि फिर मैम ठीक है 3 पॉसिबिलिटीज है तो करें क्या उसका? अगर आप ये कहना चाहते हो तो इसका जवाब मैं आगे जाके देने वाली हूं। हाँ जी,
अब बात करेंगे, देखो 4 सिचुएशन जो आप फेस कर सकते हैं वो तो मैंने सारी की सारी आपसे कर ली डिस्कस। अब मैं आपसे बात करूंगी कि पॉसिबिलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व पॉसिबिलिटीज, कि हम पॉसिबिलिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए, अब पॉसिबिलिटीज को सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसको करने से पहले मैं याद दिलाना चाहूंगी पॉसिबिलिटी आई कहां पे। सबसे पहले तो जब आपका आंसर ये आया था, यहां पे कितनी संभावनाएं बनी थी, 2। कौन सी 2? या तो ग्रेटर या फिर इक्वल। ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अब जब आपका ये वाला साइन आया तो यहां पे कितनी संभावनाएं बनी, 2। या तो स्मॉलर या फिर इक्वल। ठीक है बच्चे। और तीसरी और आखिरी सिचुएशन क्या है जहां पे संभावनाएं बनी है, वो भी वाली है ऑपोजिट साइन वाली। तो ऑपोजिट साइन जब होता है वहां पे आपकी 3 संभावनाएं बन रही हैं, 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल की। तो ये 3 जगहें हैं जहां पे हमारी पॉसिबिलिटी बनी है। अब हम देखेंगे कि यहां पे करना क्या है। देखो, जब डाउट होता है ना, जब जैसे आप जो है टेम्परेचर चेक करते हो या फिर आप रेन प्रिडिक्शन देखते हो कि कल क्या बारिश होगी, कभी 100% आती है प्रिडिक्शन, ऐसे आती है 90% पॉसिबिलिटी, 50% पॉसिबिलिटी, है ना, चांसेस हाई है, 90% पॉसिबिलिटी है, 10-20% पॉसिबिलिटी है, चांसेस लो है, 100% गारंटी तो नहीं होती ना कि होगी कि नहीं होगी बारिश, है ना। तो वही बात है, जिस चीज की पॉसिबिलिटी होती है, जिस चीज की संभावना होती है, उसको मैं कभी एक्यूरेट बोल ही नहीं सकती। हो सकता है और हो रहा है, इन दो चीजों में बहुत फर्क है। तो अब यहां पे जब जब आपके पास ऐसा कंक्लूजन होगा जो संभावना वाला है, पॉसिबिलिटी वाला है, डाउटफुल वाला है, आप उसको कभी भी टिक नहीं कर सकते, क्योंकि टिक करने का मतलब आप कह रहे हो एक्यूरेट है, और डाउटफुल चीज कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो आपका आंसर ये आ रहा है और आपको कंक्लूजन में सिर्फ ग्रेटर मिले, मैं उसको सही नहीं कर सकती। ठीक है। तो मतलब फिर आंसर मार्क कैसे करना है, जब ये 3 सिचुएशंस आएंगी आपकी आंसर में, तो आंसर मार्क कैसे करना है। तो देखिए, अभी बस होने वाला है, फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये सारी चीजें जब सवालों में लगेगी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको लगेगा अरे ये तो कितना आसान हो गया हमारे लिए, तो 1 सेकंड में देख के आंसर पता लग रहा है। तो ये थोड़ा बेसिक में दिमाग लगा लो, फिर क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं आपके। चलिए, तो जब पॉसिबिलिटी होती है कि जब डाउटफुल होता है तो वहां पर आपका या तो ईदर और लगता है या फिर गलत होता है। वहां पर आपका या तो ईदर और लगता है या फिर गलत होता है। अब बात ऐसे करेंगे कि ईदर और कब लगेगा, ईदर और कब लगेगा, इफ ऑल द पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, if all the possible possibilities are given in the conclusion and, मैं एक बार लिख रही हूं फिर बताऊंगी क्या है ये, both such conclusions have the same variable। ठीक है। इस केस में तो आपका इधर और लगेगा। गलत कब होगा, इफ ऑल द पॉसिबल पॉसिबिलिटीज are not given in the conclusion
दैट इज ओनली सम ऑफ देम आर गिवन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सुनो। मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे दो संभावनाएं हैं, यहां पे दो और यहां पे तीन संभावनाएं। तो ईदर और कब लगता है? जब जितनी संभावनाएं हैं, इफ ऑल द पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, जितनी संभावनाएं बन रही हैं, यदि वो सारी मुझे दी हो तो मैं उनमें ईदर और लगाऊंगी। यानी कि अगर आपका आंसर ये आ रहा है और मुझे एक कंक्लूजन में ये मिले, दूसरे में ये मिले, तो मैं ईदर और लगाऊंगी। अगर मेरा आंसर ये आ रहा है, मुझे एक कंक्लूजन में ये और दूसरे में ये मिले, मैं ईदर और लगाऊंगी। और जब मेरा आंसर ऑपोजिट साइन आ रहा है, तो आपको जो सिखाते हैं ना कि ऑपोजिट साइन है तो गलत होगा, वो बात ध्यान से सुनो। ऑपोजिट साइन जब आएगा तो ये तीन संभावनाएं हैं, तो ये तीनों मिलेंगी तो ईदर और भी लग सकता है। जब ये तीनों मिलेंगी तो ईदर और लगता है। अब आप कहोगे ईदर और तो दो में लगता है, तीन में कैसे लगेगा? मैं बताती हूं। एक कंक्लूजन में मान लो ऐसे दे दे और दूसरे कंक्लूजन में ऐसे दे दे, तो तीनों आ नहीं गए। ये देखो, ये स्मॉलर, ये ग्रेटर और ये इक्वल, तो इन दोनों में आपका ईदर और लग जाएगा। क्वेश्चन देख के और अच्छे से ये बात मैं समझा पाऊंगी आपको, ठीक है? बट आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। और गलत कब होता है? इफ ऑल द पॉसिबल पॉसिबिलिटीज आर नॉट गिवन, यदि सारी जितनी संभावनाएं हो सकती हैं वो आपको नहीं दी हैं, यानी कि कुछ ही दी हैं, सारी नहीं दी। ठीक है, कुछ दी हैं आपको, सारी नहीं दी हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में फिर जो दी है हम उसको गलत कर देंगे। ठीक है, जो दी है हम उसको गलत कर देंगे। यानी कि अगर आंसर ये आ रहा है, संभावनाएं तो दो है, पर मुझे इन दो में से, इनमें से कोई एक ही चीज दी हो, दूसरी दी ना हो, तो वो गलत है। टिक नहीं कर सकती मैं डाउटफुल चीज को। आंसर ये आ रहा है पर मुझे एक ही दिख रहा है इनमें से, तो गलत कर दो जो एक दिख रहा है। ऑपोजिट साइन में तीन संभावनाएं हैं, अब पता लगेगा आपको। ऑपोजिट साइन में तीन संभावनाएं हैं, आपको यहाँ पे इन तीन में से कोई दो या कोई एक मिल रहा है तो उसको गलत कर दो। और यही कारण है, आपको सारे सिखा देते हैं कि ऑपोजिट साइन जब आएगा तो कंक्लूजन गलत होगा, क्योंकि ईदर और बहुत कम लगता है। पर कभी अगर ईदर और लग गया तो फिर आप तो गलत कर दोगे आंसर। तो मान लो इस केस में एक कंक्लूजन में ऐसे दिया था, दूसरे में ऐसे दिया था, तो फिर मैं दोनों ही गलत करूंगी, क्योंकि इक्वल तो आया नहीं है, तीन संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। बस अब हम क्वेश्चन पे ही जा रहे हैं, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ईदर और कब लगता है? जब जितनी संभावनाएं हैं सारी मिले तो ईदर और लगेगा। गलत कब होता है? जब जितनी संभावनाएं हैं सारी नहीं मिल रही, कम मिल रही है, तो जो मिल रही है वो गलत होगी। ठीक है, और ये आप सोचोगे मैंने ये लास्ट में क्या लिखा है। आप जिनमें ईदर और लगाते हो ना, उनमें नाम सेम होना चाहिए। यानी कि अगर एक कंक्लूजन में ए और ई की बात हो रही है तो दूसरे में भी ए ई की बात हो, चाहे वो ई ए हो तो भी चलेगा। पर ये नहीं कि एक में ए ई की बात हो रही है और दूसरे में बी और डी की बात हो रही है तो इधर और नहीं लग पाता। हाँ जी, क्लियर है सभी को? आई होप। चलो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से सवाल आते हैं। अब देखना बहुत अच्छे से, थोड़ी देर में, मतलब 4-5 क्वेश्चन करते ही आपको लगेगा कि सारे आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो पहला वाला ट्राई करते हैं। ये स्टेटमेंट है, के और एच की बात कर रहा है, तो के और एच के बीच में इक्वल इग्नोर, ये दोनों सेम साइन है, ये दोनों साइन बचे, ये दोनों सेम साइन है, और किसकी तरफ ग्रेटर है? एच की तरफ। ये किसकी तरफ ग्रेटर है? एच की तरफ। पहला सही है। दूसरा एल और आई की बात कर रहा है, एल और आई के बीच में इक्वल इग्नोर, ये दोनों क्या है? ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन का मतलब तीन संभावनाएं, पर मुझे तीन में से एक ही दी है, तो ये हो गया गलत। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ओनली कंक्लूजन नंबर 1 इज ट्रू। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड देखेंगे अब हम। सेकंड वाले में उसने आपको क्या बोला? ओपी और एसपी की बात कर रहे है ना। तो यहां पे अब ये देखो कॉमा आ गया। एक बार तो मैं इसको जोड़ देती हूं आपके लिए, बाद में देखना ये भी हम ओरली करेंगे। तो एक बार देखो, कभी जोड़ना पड़े तो कैसे जोड़ते हैं। एस सी और ओ,
इसमें तो ये रिलेशन दिया है ना, ये P और C का रिलेशन है। अब C के आगे पीछे तो जगह नहीं है, तो मैं C के ऊपर या नीचे लिख दूंगी, है ना। तो C के चलो मैं नीचे लिख देती हूं। तो C और P में किसकी तरफ ग्रेटर है? C की तरफ ग्रेटर है। तो जहां पे C है उधर की तरफ ग्रेटर बना दिया, तो ये जुड़ के ऐसा बना। अब पहला कंक्लूजन O और P का है, तो O और P के बीच में देखो, आप सिर्फ इतना ही देखोगे, फिर ये चीज नहीं देखोगे S वाली। O से बड़ा C, C से छोटा P, तो ये दोनों क्या है? ऑपोजिट साइन। तो OP में जब ऑपोजिट साइन आ रहा है तो 3 संभावनाएं, मुझे तो एक ही दिख रहा है क्योंकि दूसरे में तो OP की बात भी नहीं हो रही, तो ये गलत है। अगला S और P, P से बड़ा C, C से बड़ा S, तो यहां पे S और P के बीच में देखिए सेम साइन आ रहा है, P से बड़ा C, C से बड़ा S, तो S और P में S ग्रेटर है, तो सेकंड वाला सही है। तो सेकंड सही है, तो आंसर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन, दैट इज ओनली कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू, कि सिर्फ दूसरे वाला सही है। हाँ जी बताइए, सबको क्लियर है ये? चलिए जल्दी से बताइए। डन, आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखो, अब देखना बिल्कुल सही जवाब आएगा आप सबका। तो देखिए स्टेटमेंट में ए बी सी की बात हो रही है और दूसरा ए और आर की बात हो रही है ना। अभी मैं मर्ज करके लिख देती हूं आपके लिए। ए इज इक्वल टू बी, बी से बड़ा सी, और ये ए और आर, तो ए के पीछे जगह है, चलो पीछे लिख देते हैं। तो ए और आर में ग्रेटर किसकी तरफ है? ए की तरफ है। तो मर्ज देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, कि जो दोनों में कॉमन है उसके माध्यम से आप दोनों को जोड़ रहे हैं। तो पहले बी और आर की बात कर रहे हैं, तो बी और आर में देखो इक्वल इग्नोर, ये बचा, और ये किसकी तरफ ग्रेटर है? बी की तरफ ग्रेटर है, तो ये भी बी को ग्रेटर कह रहा है, तो पहला बिल्कुल सही है। सेकंड में आर और सी की बात कर रहे हैं, तो आर और सी में इक्वल इग्नोर, ये दोनों बचे, ये दोनों किसकी तरफ ग्रेटर है? सी की तरफ ग्रेटर है, तो ये भी सी को ग्रेटर कह रहा है, तो सेकंड वाला भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, ई ऑप्शन है आपका सही जवाब। ओके नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए अब जल्दी से। हाँ जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में उसने आपको सिंगल इक्वेशन दी है, तो डी और जे के बीच में देखिए ऑपोजिट साइन, 3 संभावनाएं, 3 में से एक ही दिया तो गलत हो गया, है ना। उसके बाद ई और जे में ऑपोजिट साइन, 3 संभावनाएं, तो 3 में से एक ही दिया तो गलत हो गया, तो दोनों गलत है, तो आंसर होगा नीदर नॉर। अब वो जो आपने बातें सुनी है वो अब जस्टिफाई हो रही है कि हाँ ऑपोजिट साइन है तो गलत हो गया, पर क्यों गलत हो रहा है अब उसका कारण आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमेशा गलत नहीं होगा वो भी आपको मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला देखो जल्दी से। तो P, P, Q और T, अब R और Q के आगे पीछे तो जगह नहीं है, तो चलो ऊपर या नीचे कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ध्यान रखना कि ग्रेटर किसकी तरफ है? R की तरफ। आप अगर आदत बना लोगे ना कि हमेशा ग्रेटर ही देखना है तो कभी गलती नहीं होती, या तो हमेशा ग्रेटर देखो या हमेशा स्मॉलर देखो। चलिए तो अब R और P की बात कर रहे हैं, तो R ये रहा, P ये रहा, P से बड़ा Q से बड़ा R, तो दोनों सेम साइन है, और ग्रेटर किसकी तरफ है? R की तरफ, तो पहला बिल्कुल सही है। उसके बाद T और R, T से बड़ा Q से बड़ा R, दोनों सेम है, ग्रेटर किसकी तरफ है? R की तरफ, तो दूसरे वाला भी आपका बिल्कुल सही है। आंसर इसका क्या होगा? बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करिए जल्दी से, देखिए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या बनता है। अब ओरली करना कोशिश करें, ठीक है, चलो ओरली करेंगे। अब हम सीधा फोकस करेंगे कंक्लूजन में, एन और ए की बात है। तो बच्चे एन ये रहा, ए ये रहा, ये दोनों आर से जुड़ रहे थे,
तो N से R तक ऑपोजिट साइन है, तो R से A तक मतलब N से R और फिर R से A पे जाओगे ना, तो N से R के बीच में ही ऑपोजिट साइन है, यानी N और A के बीच में ऑपोजिट साइन आ रहा है। 3 संभावनाएं, तो 3 में से तो एक ही दी है, तो ये गलत है। उसके बाद B और A की बात कर रहा है। अब B और A की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये T जो है ये कॉमन है। अब यहाँ पे B से बड़ा T, ध्यान से देखो, अब डायरेक्शन स्वैप हो रही है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। B से बड़ा T, T से बड़ा R, A कहाँ गया, ये रहा, R से बड़ा A। देखो मैं ये लिख भी दूंगी वैसे, पर आप जरा ओरली सीखो। B से T पे आओगे, T से R पे आओगे, R से A पे आओगे। अब बोलने में देखना सेम सेम बोला जा रहा है तो सेम साइन है। B से बड़ा T, T से बड़ा R, R से बड़ा A, तो A बड़ा B छोटा, यही बोला जा रहा है। अब मैं लिख के भी दिखा देती हूँ। B और T में ये बना था, T और R में देखिए R की तरफ ग्रेटर था, और R और A में देखिए A की तरफ ग्रेटर था, तो B और A में देखिए A ग्रेटर है। हाँ जी, डन, क्लियर है सभी को? ओके, तो ये आपका आंसर है। ओके, फर्स्ट गलत एंड सेकंड वाला आपका करेक्ट। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज ओनली कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला ट्राई करिए, अब जरा ओरली करके देखो। अभी आपको शुरू में ना थोड़ा हल्का सा ऐसे टाइम लगेगा जब आप ओरली करोगे, पर आदत बनाओगे तभी आदत बनेगी, ठीक है? तो अब थोड़ा सा ओरली ट्राई करिए। जब आप ऐसे इक्वेशन ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे फिर आपसे ये भी फटाफट होने लग जाएंगे बिना इक्वेशन को लिखे। चलो नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ जी, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। सी डी ई और एफ, फिर वाई डी और डब्ल्यू, ये दिया है। तो C और Y का रिलेशन देखना है। पहले तो ये दोनों इक्वेशंस कॉमन क्या है, इसमें D कॉमन है, तो आपको C से Y पे जाना है। C से छोटा D, D से छोटा Y, देखो D से Y इधर था, C से छोटा D, D से छोटा Y, तो दोनों सेम साइन हो गए और C की तरफ ग्रेटर। मैं बना के भी दिखा देती हूँ। C और D में ये बना था, D और Y में D की तरफ ग्रेटर था, तो दोनों देखो सेम साइन हो गए ना। अगर लिखना भी आपको पड़ रहा है ना तो बस उतना लिखो जितना जरूरी है, सारा सारा लिखने की जरूरत नहीं है। बट मैं फिर भी रेकमेंड नहीं करूंगी लिखना, ओरली सॉल्व करने की कोशिश करिए। एफ और वाई, एफ और वाई देखिए, अब ये डी से कनेक्टेड है ना, तो एफ से छोटा डी, इक्वल तो इग्नोर होता है, एफ से छोटा डी और डी से छोटा वाई, एफ से छोटा डी, डी से छोटा वाई, तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, चेक करिए। तो इसका मतलब है एफ और वाई में एफ ग्रेटर है। आपको बना के भी दिखा देती हूँ। एफ और डी में एफ की तरह ग्रेटर, डी और वाई में डी की तरह ग्रेटर, सेम साइन है, तो दोनों के दोनों वैलिड हैं। आंसर होगा इसका ई ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2 आर ट्रू, दोनों के दोनों सही है। चलो अब ये वाला इक्वेशन आपके सामने है, इसके दो कंक्लूजन है। मैं आपके लिए इक्वेशन लिख देती हूं यहां पे। एस टी यू डब्ल्यू, उसके बाद टी और आर में रिलेशन है, मर्जी करके लिख देते हैं। टी और आर में आर की तरफ ग्रेटर है, और उसके बाद आपका जी और यू में जी की तरफ ग्रेटर है, जी और यू में जी की तरफ ग्रेटर है, ये बनेगा। तो देखिए इसको ट्राई करिए, आंसर क्या होगा नेक्स्ट वाला। तो सबसे पहले तो एस और जी का पूछ रहा है ना, तो एस से बड़ा टी, टी से बड़ा यू, यू से बड़ा जी, तो ये तीनों सेम साइन है, किसकी तरफ ग्रेटर है? जी की तरफ ग्रेटर है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सेकंड में डब्ल्यू और आर की बात कर रहा है, तो डब्ल्यू और आर के बीच में क्या है, देखिए ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन का मतलब ये देखो, ऑपोजिट नहीं आ गया रास्ते में, तीन संभावनाएं, तो तीन में से तो मुझे एक ही दिया है, तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम इक्वेशन
ओके अब ये देखिए यहां पे इन दोनों कंक्लूजन्स में से कौन से वाला सही होगा। फर्स्ट में आर और एस की बात कर रहा है ना, तो आर और एस के बीच में आपसे अगर वो पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है, तो आर ये रहा, एस ये रहा, एस से बड़ा टी, टी से बड़ा आर, दोनों सेम साइन है, किसकी तरफ ग्रेटर आ रहा है, आर की तरफ, तो पहला सही है। सेकंड में डब्ल्यू और जी, डब्ल्यू से बड़ा यू, यू से बड़ा जी, सेम साइन है, जी की तरफ ग्रेटर, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, ई ऑप्शन होगा आपका फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट, तो अब तो फटाफट हो रहे हैं है ना, अब प्रैक्टिस करेंगे, अब नई नई चीजें आएंगी अभी आपकी, अभी तो ये चीज आप समझ रहे हो बट थोड़ा आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 18 19 के बाद कुछ नया आने वाला है, वहां तक पहुंचने तक जितने क्वेश्चंस हैं उनमें तो परफेक्शन आ जाए ना हमारे पास। चलिए 10वां सवाल, एफ एच और जेड आई, एफ एच का रिलेशन पूछ रहा है और जेड आई का रिलेशन पूछ रहा है, तो एफ, अब ये कनेक्ट किससे हो रहा है, देखो जी से, तो एफ से एच पे आना है, एफ से बड़ा जी, जी से बड़ा एच, तो एफ छोटा एच बड़ा, यही तो बोला, और जेड और आई में जेड से बड़ा जी, जी से बड़ा आई, तो आई बड़ा जेड छोटा, यही उसने बोला, दोनों वैलिड है, तो आंसर होगा ई ऑप्शन। ओरली हो रहा है ना, लिख के करना है, ये लो आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ, थोड़ा रिलेट कर लोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। तो एफ, जी और जेड, जिसमें दोनों तरफ से जी की तरफ ग्रेटर है, तो एफ और एच में एच ग्रेटर, जेड और आई में आई ग्रेटर, साफ साफ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। हाँ जी नेक्स्ट वाला ट्राई करना है अब आप सभी ने। तो आर और एक्स की बात कर रहे हैं, पहले तो ये देखो ये कनेक्ट किससे हो रहा है, टी से, है ना, तो आर एस और टी तो है बराबर, और आर और एक्स की बात करें वो तो यहीं पे दिख रहा है, देखो ये दोनों सेम साइन है, आर की तरफ ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक्स और डब्ल्यू देखिए, एक्स से टी तक क्या है, एक्स से बड़ा टी और फिर टी से बड़ा डब्ल्यू, तो एक्स और डब्ल्यू में बड़ा कौन होगा, डब्ल्यू, यहां पर भी आपके दोनों के दोनों बोथ 1 and 2 आर ट्रू, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी ये वाला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। अब नेक्स्ट वाले में उसने आपको बोला ई एफ बराबर है, ये सब दिया है, और जी और आई बराबर है, ये तो ऐसे ही हमें समझ आ गया जी आई एक ही बात है, तो एच और आई के बीच में एच ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। ई और आई के बीच में देखिए आई ग्रेटर है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये तो इक्वल कह रहा है ना, फर्स्ट सही है, सेकंड वाला गलत है, ठीक है। ओके तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 1 इज ट्रू, कि सिर्फ पहला सही है। ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये ट्राई करिए। हाँ जी 13th क्वेश्चन देखो सभी, 13th का आंसर बताना है अब आप सभी ने। अब ये कनेक्ट किससे होता है, सी से, तो सी और ए तो यही दिख रहा है, तीनों सेम साइन है, ए की तरफ ग्रेटर। बी और डी देखते हैं, बी ये रहा, बी से सी तक क्या है, बी से छोटा सी, सी से बड़ा डी, तो बी और डी में आ गया ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन का मतलब 3 संभावनाएं, और 3 में से मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो वो होगा गलत। सही आंसर इसका क्या है कि पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है, ठीक है, ओनली 1 फॉलोज। चलिए ये तो भाई बहुत सिंपल है, के एल एम एन बराबर है, एनओपी बराबर है, यानी सब बराबर है, तो के पी बराबर, ये सही है और ये गलत है, क्योंकि बड़ा तो कोई भी नहीं आया, तो सिर्फ सेकंड वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट बताइए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए उसने आपको क्या बोला यहाँ पे, डी ई एफ और जी, और उसके बाद के और एफ। अब यहां पे कनेक्शन किससे बना है, एफ से बना है, तो के और जी में, तो बच्चे के से छोटा एफ है, एफ से बड़ा जी है, के से छोटा एफ है ना,
और F से बड़ा G है। तो यहाँ पे तो K और G के बीच में ऑपोजिट साइन आ गया, 3 संभावनाएं, तो ये तो वैसे ही गलत है। और K और D का देखते हैं, K से छोटा F, F से छोटा D, तो K बड़ा, तो सेकंड बिल्कुल सही है। तो आई होप ओरली आप सभी से हो रहे होंगे सॉल्व। आंसर इसका क्या है? ओनली कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू, कि सिर्फ दूसरे वाला सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे अब आप सब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी से। ABCD का रिलेशन और फिर QRC का रिलेशन। तो इसमें कनेक्शन आपका बनता है किससे? C से। C से कनेक्शन बन रहा है। तो चलो देखते हैं यहां पे। अब कनेक्शन तो चलो C से है, A और Q, A से Q तक जाना है, तो A से C पे जाओगे तब C से Q पे जाओगे, पर A से C के बीच में ही ऑपोजिट साइन है, तो बीच में कहीं भी ऑपोजिट साइन आ गया तो नो रिलेशन, 3 पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे AQ में 3 संभावनाएं हैं, ठीक है, बट ये तो QC की बात हो रही है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि 3 में से एक ही है तो वो गलत है। Q और C तो ये रहा, इक्वल इग्नोर, ये बचा Q की तरफ ग्रेटर इक्वल, ये भी वही कह रहा है, तो दूसरा बिल्कुल सही होगा। तो आंसर है इसका बी ऑप्शन। ओके, राइट। चलो अब ये सारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर सा आ गया, इसमें एक पॉइंट है, चलिए ट्राई करिए इसको। आपके क्लर्क के प्रीलिम्स में ऐसे ही आते हैं छोटे क्वेश्चन, 19 सवाल तक आपका क्लर्क का लेवल है, उसके बाद आपका जो है पीओ प्रीलिम्स का लेवल होगा, ठीक है, और लास्ट में आपका मेंस का लेवल। चलिए करिए इसको ट्राई। अब आपको इतना आसान लगेगा, बच्चे इनइक्वालिटीज में करवाती हूँ ना, बच्चे कहते हैं मैम इतना आसान आता है, एक्चुअली आपके लिए अब आसान हो गया, जो चीज बाकियों को मुश्किल लगती है वो आपको आसान लगेगी, ठीक है। ABC और DCF का रिलेशन है, ओके, ABC का रिलेशन है और DCF का रिलेशन है। तो यहां पे आप देखिए B और F की बात कर रहे हैं, तो कनेक्शन बना C से, तो B और F के बीच में, B और C में और C और F में जो साइन है, ये तो भाई ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन का मतलब 3 संभावनाएं। अब 3 संभावनाओं में देखो, ये B को ग्रेटर कहता है, यहां पे भी B और F की बात हो रही है, और ये F को ग्रेटर कह रहा है, और ये इक्वल भी कह रहा है, यानी कि इन दोनों में आएगा ईदर और। इन दोनों में क्या आएगा? ईदर और। समझ आया? अब वो जो आपने YouTube पे अलग अलग जगहों पे सुना है ना, ऑपोजिट साइन है तो कंक्लूजन गलत होता है, वो रूल इस सिचुएशन में फेल हो जाएगा। तभी मैं कहती हूँ लॉजिक जान लो, कभी गलतियां ही नहीं होगी। रट्टेबाजी में गलतियां होती हैं थोड़ी, ठीक है, चीजों का लॉजिक जान लोगे तो आपकी वो गलती कभी भी नहीं होगी। तो असल में ऑपोजिट साइन जब होता है तो रिलेशन तो उनके बीच में बन नहीं रहा, तो वैसे भी देखो, 2 लोगों का अगर आप कंपेयर करोगे 3 ही तो रिजल्ट्स होते हैं, या तो इधर वाला बड़ा या इधर वाला बड़ा या दोनों बराबर, तो वही तो 3 संभावनाएं है ये। इसीलिए इन दोनों में हमारा क्या लग रहा है? ईदर और, यानी ऑप्शन नंबर सी। गलती से एंड मत बोल देना, जब आप एंड बोलते हो ना, उसका मतलब होता है कि ये दोनों टिक हुए हैं, ये दोनों टिक नहीं हो रहे हैं, ये दोनों में ईदर और लग रहा है, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी। अब यहां पे OP एंड QP, तो कनेक्ट किससे हो रहा है? MNO PQO, तो O से ही कनेक्ट हो रहा है, तो O और P का तो यहीं पे दिख गया, ये दोनों सेम साइन है, O की तरफ ग्रेटर इक्वल, पहला बिल्कुल सही है। और QP में देखिए, Q की तरफ क्या है? Q और P में इक्वल आ रहा है, तो ये होगा आपका गलत। सेकंड गलत है और फर्स्ट वाला सही है, तो आंसर इसका क्या होगा? ओनली 1 फॉलोज, कि सिर्फ पहले वाला सही होगा, ठीक है, ओनली 1 फॉलोज, करेक्ट। अगला देखिए 19th वाला, बस अब 20th पे कुछ नया आने वाला है, 19 कर लीजिए। और 19 क्वेश्चन तक आपको मैं बताती हूँ, आपका क्लर्क प्रीलिम्स का लेवल हो चुका है, आपका SSC का लेवल हो चुका है, आपका रेलवेज का लेवल हो चुका है, पुलिस एग्जाम, स्टेट एग्जाम, CSAT एग्जाम, सब में ऐसा सही आता है।
अब 19th के आगे जो हम करेंगे वो बैंकिंग में ही है उतना लेवल, बाकी एग्जाम्स में इतना ही लेवल है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ की बात हो रही है, तो सबसे पहले ए और डी के बीच में देखिए, ए और डी के बीच में इक्वल इग्नोर, इन दोनों का कॉमन क्या होगा, ए ग्रेटर, तो ये होगा गलत। इसमें कॉमन लेके ए ग्रेटर, तो सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट गलत हो रहा है, सेकंड सही हो रहा है, और इसीलिए इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू, सिर्फ दूसरे वाला सही है, ठीक है जी। चलो, अब ये 20th आपको मौका दे रही हूं, इसमें कुछ है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप सब ट्राई करो, फिर बताऊंगी इसमें क्या था। देखो, स्टेटमेंट शुरू हो रही है ए से, खत्म हो रही है ए पे, कंक्लूजन पूछा जा रहा है ए और ई का, तो आपकी इक्वेशन में ए शुरू में भी है, आखिर में भी है, और ई बीच में है, तो ए ई का रिलेशन यहां पर भी आएगा, ए ई का रिलेशन यहां पर भी आएगा, तो कौन सा देखें, दोनों। ये होता है सर्कुलर केस, ये आपका आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में जो रीजनिंग आती है, ठीक है, उसकी थोड़ी मतलब प्री और मेंस के बीच की होती है ना, प्री जितनी आसान होती है ना, मेंस जितनी मुश्किल होती है, वो प्री और मेंस के बीच की होती है। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में ये क्वेश्चन आ रखा है इस तरह का, और इसको हम बोलते हैं सर्कुलर केस। पहचानते कैसे हैं कि ये सर्कुलर केस है, जब आपकी इक्वेशन का पहला और आखिरी वेरिएबल सेम होता है, फर्स्ट एंड लास्ट वेरिएबल सेम, जब आपकी इक्वेशन का पहला और आखिरी वेरिएबल जो है वो सेम होगा, तब हमें पहचान में आता है, समझ आता है कि ये आपका होगा सर्कुलर केस, ठीक है। अब ऐसे में आपके हमेशा दो आंसर आएंगे, ए ई नहीं, बी डी की बात करो, सी ई की बात करो, किसी की भी बात कर लो, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को सर्कल में लिखूं ना तो ये पूरी कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ए से लिख के आप ए पे ही तो खत्म करोगे, तो आप कोई भी दो वेरिएबल का रिलेशन देखोगे उसके दो ही आंसर आएंगे। तो पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा ध्यान रखना, कहीं गलती से आप ध्यान ही ना दो। और पहचान इसकी मैंने बता दी, जब पहला और आखिरी वेरिएबल सेम होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस वाले ए और इस वाले ई के बीच में तो ऑपोजिट साइन आ रहा है, तीन संभावनाएं, इस वाले ई और इस वाले ए के बीच में इन दोनों का कॉमन लोगे तो ई ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे ई ग्रेटर, यहां पे भी ई ग्रेटर, तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, जो दोनों में है, मतलब यहां तो ए और ई में कंफ्यूजन आ गई, पर यहां पे वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि ई और ए में ई ग्रेटर है, तो ये सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है, आंसर होगा इसका ओनली टू फॉलोज, कि सिर्फ सेकंड कंक्लूजन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ओके, तो अभी 3-4 क्वेश्चन मैं इसी के करवाने वाली हूं, आई होप आपको बात समझ आ गई है कि दो आंसर्स निकालो और उन दो आंसर्स में जो कॉमन आंसर है वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो एन और क्यू की बात हो रही है, चलो ये वाला ट्राई करो जरा, हाँ जी जल्दी से ट्राई करिए इसको। ओके, चलिए, तो अब यहां पे एन, एक बार ना मैं इसको थोड़ा डिटेल में करवा रही हूं, इसको ना मैं सर्कल में बना रही हूं, एम की तरफ देखो ग्रेटर इक्वल है यहां पे और फिर एन आ रहा है,
एन की तरफ ग्रेटर है और फिर ओ आ रहा है। ओ और पी में आपको क्या दिया हुआ है? इक्वल। ओपी में क्या है? इक्वल है। उसके बाद पी से बड़ा क्या है? क्यू। क्यू से छोटा या बराबर क्या है? आर। और आर से छोटा कौन है? एम। तो ये देखो एम से शुरू होके मैं एम पे ही आ गई। कंक्लूजन में एन और क्यू की बात हो रही है, तो अगर आप एन और क्यू को देखोगे, एन ये रहा और क्यू ये रहा, तो एक तो एन और क्यू का यहां पे रिलेशन बनेगा और एक एन और क्यू का यहां पे रिलेशन बनेगा। इस तरफ एन और क्यू में देखो क्या है? क्यू से छोटा पी, ओ से बड़ा एन, तो ये तो ऑपोजिट साइन आ रहा है एन और क्यू में, तो यहां तो 3 संभावनाएं हैं। और यहां पे एन और क्यू में देखिए इन तीनों का कॉमन क्या है? एन और क्यू में क्यू की तरफ ग्रेटर, क्यू की तरफ ग्रेटर, तो इधर तो 3 संभावनाएं हैं, यहां पे आपका क्यू ग्रेटर आ रहा है, तो फाइनल आंसर यही होगा सेकंड वाला, यानी एन और क्यू में आपका क्यू जो है वो ग्रेटर है। ओके, क्यू जो है वो ग्रेटर है, तो सेकंड वाला सही हो रहा है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बाकी अब पेपर में क्या करें बच्चे? पेपर में थोड़ा ऐसे करेंगे, पेपर में पूरी इक्वेशन को गोला बना के थोड़ा लिखेंगे, पेपर में क्या करें वो सुनो। अब इतना तो मुझे पता है कि ये सर्कुलर केस है, क्योंकि एम से शुरू होके एम पे खत्म हो रहा था। अब उसने बात किसकी करी थी? एन और क्यू की। एन और क्यू का जो बीच का दिख रहा है वो तो मैं यहीं पे देख लूंगी, जो कि ऑपोजिट साइन है। अब ये जो बाहर से जुड़ेगा वो कैसे देखे? आप ये देखो, क्यू से लेकर एम तक, आप ये क्यू से लेकर एम तक पहले सॉल्व करो, तो इन दोनों का कॉमन क्यू ग्रेटर, और फिर इधर एम और एन को कनेक्ट कर दो, ये लो, तो Q और N के बीच में दोनों का कॉमन लेके Q आ जाएगा, तो दोनों हिस्सों को सॉल्व करके कनेक्ट कर दो, तो एक छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पे आपका Q ग्रेटर है, सेकंड वाला सही है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये भी कुछ वैसा सही है। सर्कुलर केस है, एमपी का रिलेशन, पीआर का रिलेशन। देखो यहां पे अब वही बात, एमपी तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये यहां से यहां और यहां से यहां, तो इधर एम और पी में क्या आ रहा है? देखो एम ग्रेटर, और यहां पी और आर में ऑपोजिट साइन है, तो 3 संभावनाएं, तो उधर तो 3 ही संभावनाएं है, तो कंफर्म आंसर होता है कि एम और पी में एम पड़ा है। दूसरा पी और आर की बात हो रही है। अब पी और आर देखो, यहां पे तो देखो अगर आप, ये ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन का मतलब क्या होता है? 3 संभावनाएं। और अगर मैं बाहर से देखूं, मतलब ये पी से लेकर एम तक, तो एम और पी में यहां पे क्या आया? ये सबको सॉल्व करूं मैं, इक्वल इग्नोर, इन दोनों का कॉमन एम ग्रेटर है ना, और ये पीछे इधर वाला हिस्सा आर और एम में एम ग्रेटर, आर और एम में क्या आ रहा है? एम ग्रेटर आ रहा है। तो बच्चे इसमें तो आर और पी में इधर भी ऑपोजिट साइन है, बाहर से भी ऑपोजिट साइन है, तो इसमें तो 3 संभावनाएं बननी है, तो ये गलत है। मतलब इसमें दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इधर भी ऑपोजिट साइन, इधर भी ऑपोजिट साइन, तो वही फाइनल आंसर है। और जब ऑपोजिट साइन है वहां 3 संभावनाएं होती हैं, 3 में से एक दिया है, गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी कि ओनली कंक्लूजन नंबर 1 इज ट्रू, सिर्फ पहले वाला सही है। ओके, नेक्स्ट। ये भी सर्कुलर केस है। एक्स और क्यू, वाई और क्यू, तो एक्स और क्यू तो ऐसे ही दिख गया, देखो ये ऑपोजिट साइन, 3 संभावनाएं, यहां पे एक्स ग्रेटर, तो फाइनल तो यही आएगा कि एक्स और क्यू में एक्स ग्रेटर है। उसके बाद वाई और क्यू, ये बीच में देखो ऑपोजिट साइन है वाई और क्यू के, है ना, 3 संभावनाएं, और बाहर देखो क्यू और एक्स में क्या आ रहा है? एक्स ग्रेटर, और एक्स और वाई में क्या आ रहा है? यहाँ पे एक्स की तरफ ग्रेटर इक्वल, तो ये ऑपोजिट साइन बन गया, है ना। क्यू और एक्स में भी एक्स ग्रेटर है, और एक्स और वाई में, हाँ जी, एक्स और वाई में देखिए आपका एक्स की तरफ ग्रेटर इक्वल है, तो ऑपोजिट साइन ये होगा गलत, क्योंकि 3 संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉलोज, ओनली 1 इज ट्रू। अगला क्वेश्चन, चलो अब ये जो है ये है आपका पीओ प्रीलिम्स का लेवल। अब आपको मैंने 4 कंक्लूजन कर दिए, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी हो गई है,
तो ये है आपका पीओ प्रीलिम्स का लेवल, ये वाला ट्राई करिए। 24th का आंसर देखिए क्या होगा। हाँ जी, 24th देखिए इसका आंसर क्या है। अब इसमें यहाँ पे PQRS का रिलेशन है, TU का रिलेशन है, US का रिलेशन है। अब कंक्लूजन नंबर 1 2 3 4 में देखो, PU का तो आपको फर्स्ट में भी दिया है, थर्ड में भी दिया है ना, तो ये तो क्लैरिटी नहीं हो रही। अब यहाँ पे इसको एक में मर्ज करके दिखाती हूँ आपको, उसके बाद जो है ओरली करेंगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया इक्वेशन, तो कंफ्यूजन ना हो आपको, तो एक में मर्ज करके दिखा देती हूँ। तो अब यहाँ पे आपको P से छोटा Q दिया है, Q से छोटा या बराबर R दिया है, और R और S जो है वो बराबर है। उसके बाद S और U में देखिए, S और U में किसकी तरफ ग्रेटर है, U की तरफ ग्रेटर इक्वल है, U की तरफ ग्रेटर इक्वल है, और U और T में क्या दिया है, इक्वल दिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से मर्ज हो गई। अब पहला कंक्लूजन है P और U के बारे में। तो अब P और U के बारे में देखिए, यहाँ पे P ये रहा और U ये रहा, तो P और U के बीच में ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन का मतलब 3 संभावनाएं। ठीक है, ऑपोजिट साइन का मतलब क्या है, 3 संभावनाएं। तो यहाँ पे P और U में P ग्रेटर है, U और P में U ग्रेटर है, और इक्वल भी आ रहा है। ठीक है, तो वही बात हो गई ना, P और U में ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन में आपकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आप देखो यहाँ पे मैंने देखा जब 4 कंक्लूजन हो जाते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहां चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका इधर और लगे। तो यहाँ पे P और U में P ग्रेटर, ये U ग्रेटर और इक्वल, तो तीनों संभावनाएं मिल गई हैं। तो फर्स्ट और थर्ड में आपका इधर और लगेगा। सेकंड में R और T की बात हो रही है, तो देखो R और T के बीच में इक्वल इग्नोर, ये बचा, और ये किसको ग्रेटर कह रहा है, T की तरफ ग्रेटर इक्वल कह रहा है, तो सेकंड वाला सही है। फोर्थ में P और R की बात कर रहा है, तो P और R के बीच में ये दोनों देखो साइन सेम नहीं है, ये दोनों साइन सेम नहीं है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनका कॉमन लेंगे तो P और R में P ग्रेटर होगा, पर P ग्रेटर है, ये इक्वल भी दे रहा है, तो ये गलत है। तो आंसर इसका क्या है देखिए, हाँ जी, फर्स्ट थर्ड में इधर और सेकंड वाला सही। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25th जो है देखिए, इसको ट्राई करिए। अब ये थोड़ा बड़ा भी है, और मैं चाहूंगी इसको ओरली ट्राई करने की कोशिश करो। हाँ जी, अब देखो सबसे पहले तो बात हुई डी और एच की, है ना। डी कहां पे है, ये रहा, तो डी और एच में देखना है। अब सी ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, डी यहां पे कनेक्ट हो रहा है, और ई देखो ये यहां पे कनेक्ट हो रहा है। तो डी और एच में कैसे पता लगेगा, देखो डी से बड़ा ई से बड़ा या बराबर एच, लिखना भी पड़ रहा है तो इतना ही लिखो। डी और ई में ई ग्रेटर, और ई की तरफ स्मॉलर इक्वल है, और आगे एच होगा, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, एच ग्रेटर, यही तो बोला फर्स्ट में, तो ये बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। सेकंड में ए जी की बात हो रही है। अब ए और जी को कैसे कनेक्ट करें, ए से सी में क्या है, ए ग्रेटर, उसके बाद सी से डी में क्या है, डी ग्रेटर, डी से ई में ई ग्रेटर, और ई से जी में जी ग्रेटर, तो बीच में अच्छा खासा ऑपोजिट साइन आ गया। तो ऑपोजिट साइन का मतलब 3 संभावनाएं, है ना। तो यहाँ पे आपका जी ग्रेटर है, यहाँ पर आपका ए ग्रेटर है, और इक्वल भी आ रहा है, तो इन दोनों में आपका क्या होगा, ईदर और होगा। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ में ईदर और है, और पहले वाला जो है, सॉरी ये नहीं, आपका सेकंड और फोर्थ में ईदर और आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका थर्ड तो हमने देखा ही नहीं, अभी थर्ड भी देखना है। आई और एच को चेक करते हैं,
हाँ जी, I से D में D ग्रेटर, मतलब I से बड़ा D, D से बड़ा E और E से बड़ा या बराबर H। तो I और H में H ग्रेटर आ रहा है, तो थर्ड वाला भी सही है। तो अब हम श्योर हैं कि C ऑप्शन आंसर होगा। फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, और आपका सेकंड और फोर्थ में क्या आता है, ईदर और आता है। आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मोस्टली आपके पेपर में ऐसे से ही आते हैं, मोस्टली ऐसे से ही आपको मिलेंगे, बट कई बार अभी थोड़े से और ऐसे करेंगे, फिर एक और चीज आपको मैं दिखाऊंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 वाला ट्राई करिए। हाँ जी, 26 वाला ट्राई करिए एक बार। आपको यहाँ पे ईडी, ईएफ और डीएफ की बात कर रहा है, तो एबीसी सी डी बी ई एफ, ठीक है। तो ये बी यहां से यहां कनेक्ट हो रहा है, बाकी सी और डी बराबर है, ये तो हम ऐसे ही समझ लेंगे। ई और डी की बात कर रहे हैं बच्चे, ई से डी पे कैसे आए, ई से बी पे आते हैं, बी से सी पे आते हैं, और सी और डी तो बराबर ही है। तो ई से छोटा बी, बी से छोटा सी, और सी और डी बराबर है, तो ई और डी में ई बड़ा और आपका डी छोटा। बट यहां पे ई बड़ा तो दिया है पर इक्वल भी दिया है, तो इस वजह से ये गलत है। उसके बाद ई और एफ में देखिए, ई और एफ के बीच में यहाँ पे ई की तरफ ग्रेटर है और यहाँ इक्वल भी है, तो ई और एफ में डाउट आ रहा है, दो संभावनाएं हैं। तो ये देखो, ये एक इक्वल और दूसरा ई ग्रेटर, तो सेकंड और थर्ड में तो आपका ईदर और लगेगा, ठीक है। और फोर्थ वाले में डी और एफ की बात कर रहा है, तो यहां देखिए अब डी और एफ कैसे कनेक्ट होगा, डी सी के बराबर है, तो सी से बड़ा बी और बी से एफ के बीच में तो ऑपोजिट साइन आ गया, तो डी और एफ में तो ऑपोजिट साइन है। तो बट तीन में से मुझे दो साइंस मिल रहे हैं, तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकती, गलत ही करना पड़ेगा, तो ये गलत है। आंसर इसका क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी ईदर 2 और 3 फॉलोस। अगला क्वेश्चन लो जी, एक बढ़िया सी बड़ी सी इक्वेशन करो ट्राई। अब यहां पे देखो, आर और पी का पूछ रहा है, आर एन क्यू तो बराबर है ना, आर और पी, तो ये तो बराबर ही है, तो पी और आर के बीच में पी ग्रेटर आएगा, ये पी की तरफ ग्रेटर इक्वल है, तो ये तो गलत हो गया। देखो इक्वेशन इतनी बड़ी थी पर मेरे लिए कितना सिंपल हो गया। उसके बाद एम और एफ को देखते हैं, एम और एफ, एम से एन आ रहा है ना, एन से क्यू आ रहा है, और क्यू से हम एफ पे आ सकते हैं। तो एम से बड़ा या बराबर एन लिखना है, तो सिर्फ इतना लिखना, एम से बड़ा या बराबर एन, एन आर क्यू बराबर है और क्यू से छोटा है, तो मतलब एन से छोटा या बराबर, आपका एच और एफ भी बराबर है, तो यहाँ पे एफ आ गया। तो एम और एफ के बीच में क्या है, ऑपोजिट साइन, यानी तीन संभावनाएं। चेक करो एम और एफ का, एक तो यहाँ पे भी नाम है और यहाँ पे भी नाम है, तो शायद इधर और लग जाए। तो ये एम को ग्रेटर कह रहा है, ये एफ को ग्रेटर कह रहा है, और इक्वल भी कह रहा है, तो इन दोनों में आपका क्या लगेगा, इधर और लगेगा। थर्ड में एम और एक्स की बात करते हैं, तो एम और एक्स के बीच में हमारा क्या रिलेशन है, ठीक है, एम और एक्स के बीच में हमारा क्या रिलेशन है, चेक करिए। अब m कहां पे है, ये रहा, और x कहां पे है, ये रहा। तो बच्चे इंफॉर्मेशन में m से z पे आओ पहले, ये x ये रहा, m ये रहा, x y z और m, x से छोटा y, y से छोटा या बराबर z, z से छोटा m कॉमन लेके x ग्रेटर होगा, तो थर्ड सही है। तो तीसरा सही है, सेकंड और फोर्थ में क्या लगेगा, ईदर और लगेगा, ठीक है। तो तीसरा सही है, सेकंड और फोर्थ में हमारा क्या लगता है, ईदर और लगता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। अब आपको बस में थोड़े, इससे अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए कुछ अलग तरीके का है, वो भी आपका प्रीलिम्स में आ रखा है, ठीक है। तो मैं दिखाना चाहूंगी, क्योंकि देखो पेपर में ना जरूरी नहीं होता कि जो पिछले साल आया वही आएगा, हो सकता है कोई चीजें जो पहले आई थी वो भी आ सकती है, और ऐसी भी चीज आ सकती है जो कभी आई नहीं थी, है ना। तो
कोई चीज जो कभी आई नहीं थी उसको हैंडल करने के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि बेसिक क्लियर हो। बेसिक क्लियर हो तो आप कुछ भी हैंडल कर लोगे। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 1 साल के करो, पिछले 5, 6, 7, 8 सालों के किया करो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करिए ट्राई। अब MNO और उसके बाद PNQ है ना, ये दिया हुआ है MNO और PNQ। अब कनेक्ट किससे हो रहा है? N से। तो पहले तो P और O की बात कर रहे हैं। P से छोटा N, N से छोटा या बराबर O, तो P ग्रेटर है, तो ये इक्वल आ रहा है साथ में, तो ये गलत है। तो P और O में P ग्रेटर है, ये सही है। M और O में देखिए इन दोनों का कॉमन लोगे तो M ग्रेटर है, ये भी सही है। फोर्थ में Q और P में देखो दोनों सेम साइन है, P ग्रेटर है, ये गलत है, ये Q को ग्रेटर कह रहा है, तो फोर्थ वाला गलत होगा। तो सेकेंड एंड थर्ड आपका सही है, ए ऑप्शन आपका वैलिड है। ओके, चलो अब देखो कई बार ना कुछ अलग तरीके से, कुछ नया नहीं है, लॉजिक वही है सारा, बेसिक वही है सारा, पूछने का तरीका बदल गया है। तो चलो इसको ट्राई करिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी बच्चे, इसका आंसर देखिए क्या होगा। ROAST ये दिया आपको, वो कह रहे हैं इनमें से कौन से वाला बिल्कुल सही है, इस इक्वेशन के हिसाब से देखो। तो अब यहां पे पहले देखो OT की बात कर रहे हैं, तो O और T के बीच में ऑपोजिट साइन है, तो 3 संभावनाएं, ये होगा गलत। सेकंड में S और R की बात कर रहे हैं, तो S और R के बीच में देखिए ये दोनों सेम साइन है, R की तरफ ग्रेटर, तो ये वाला आपका क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, R ग्रेटर सही है और सही वाला मिल गया, तो यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगला देखिए। अब ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स, इनमें से कौन सा सिंबल है जो कि आप लगाएंगे, यहां पे ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसकी जगह पे कौन सा सिंबल आएगा वो ये पूछ रहा है। और किस हिसाब से? इस हिसाब से कि P और A में P ग्रेटर और T और L में T ग्रेटर जो है वो ट्रू कंक्लूजन प्रूव हो। P और A में P ग्रेटर और T और L में T ग्रेटर, ये सही प्रूव होना चाहिए, ऐसा बोला उसने। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले तो आप ऑप्शन की मदद लीजिए, तो P और A में P की तरफ ग्रेटर चाहिए, P इधर है और A इधर है, इसको मैं यहां पुट करूंगी तो इन दोनों का कॉमन लेके P ग्रेटर आएगा, ये हो सकता है। इसको पुट करेंगे तो सेम साइन से P ग्रेटर हो जाएगा, इसको मैं यहां पुट करूंगी तो ऑपोजिट साइन होता है, तो ये हो गया गलत। इसको मैं यहां पुट करूंगी तो इक्वल इग्नोर करके P ग्रेटर आ जाएगा, है ना। तो अब T और L की बात करते हैं। हाँ जी, T और L देखिए, तो बच्चे T और L के बीच में इक्वल तो इग्नोर ही कर दो, बस ये वाले साइन पे ध्यान दीजिए। तो T और L में T की तरफ ग्रेटर चाहिए। अब ये अगर मैं यहां पुट करूं तो ये दोनों ऑपोजिट साइन हो जाएंगे, ये अगर मैं यहां पुट करूं फिर ऑपोजिट साइन हो जाएगा, इक्वल यहां पुट करूं तो वो इग्नोर हो जाएगा ताकि फिर आपका T ग्रेटर हो सके। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सो ये था आपका इनइक्वालिटीज का चैप्टर, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप प्रैक्टिस करके देखना, आपके सारे आंसर सही होने वाले हैं। ठीक है, सभी आंसर्स बिल्कुल सही होंगे जिस जिस बच्चे ने ये पूरी क्लास अच्छे से लगाई है। ओके, और अब इसी पे बेस्ड है आपका कोडेड इनइक्वालिटी, ये तो हमारा है इनइक्वालिटी, डायरेक्ट इनइक्वालिटीज है, इसी पे बेस्ड है कोडेड इनइक्वालिटी, वो एक डिफरेंट चैप्टर है, उस पे एक और ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी और वो आपका मेंस में आता है। ठीक है, ये जो है टॉपिक आपका इनइक्वालिटीज का, ये आपका SSC, CSAT, रेलवेज, पुलिस, स्टेट एग्जाम, HSSC, बैंक में, बैंक के आपके प्रीलिम्स में, ठीक है, और बैंक के क्लर्क के मेंस में भी आपके ये वाले क्वेश्चन आते हैं। बट PO के मेंस की अगर मैं बात करूं, वहां पे आपका कोडेड इनइक्वालिटी आता है। ठीक है, वो एक डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है, सो इसी के साथ आज का सेशन होता है ओवर और ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को
बहुत अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से आप बाकी चैप्टर्स भी, पूरा सिलेबस अगर अच्छे से करना चाहते हैं, इसी तरीके से कि हर चैप्टर का पहला दिन बेसिक और आगे उसके लेवल बाय लेवल क्वेश्चन, पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर हाई, फिर वेरी हाई। तो अगर इस तरीके से आप प्रॉपर पूरा सिलेबस करना चाहते हैं और 2026 में बैंकर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे बैंकिंग फाउंडेशन बैच को जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए, जिसकी कॉस्ट अभी फिलहाल सिर्फ 1599 है टिल 10th ऑफ दिसंबर। और इसमें हम आपको 2026 के सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको मजा आया है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या ये चैप्टर अब आपको आसान लग रहा है। थैंक यू।